तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसके साथ गैंगस्टर भी लगता था और माननीय सांसद भी। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों तक भारत की सियासत और जुर्म की दुनिया को एक साथ उलझा कर रखा। नाम है अतीक अहमद। आइए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक आदमी जिस पर इल्जाम है कि वो गली मोहल्ले की लड़ाई में देसी बम फेंकता था, वो आदमी संसद में बैठकर भारत की न्यूक्लियर डील जैसी बड़ी चीज पर वोट दे रहा है। मतलब एक तरफ सड़क पर बमबाजी और दूसरी तरफ देश की किस्मत का फैसला। ये हुआ कैसे? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये पहेली और भी उलझ जाती है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिस पर मर्डर समेत 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हों, वो चुनाव जीतता है, संसद पहुंचता है और संविधान की रक्षा करने की कसम खाता है। मतलब जिस पर कानून तोड़ने के इल्जाम हैं, वही कानून बनाने वालों में शामिल हो गया। और फिर आता है पैसों का सवाल। एक तांगा चलाने वाले का बेटा आखिर 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का साम्राज्य कैसे बना लेता है? ये पैसा आया कहाँ से? तो ये 3 सवाल हैं जो हमें अतीक अहमद की पूरी कहानी की तरफ ले जाते हैं। जुर्म, सियासत और बेशुमार दौलत की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद, उसकी गलियों से, जहां एक मामूली लड़का जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है और फिर धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ प्रयागराज के एक गरीब तांगा चालक का बेटा जो अपना गुजारा करने के लिए मालगाड़ियों से कोयला चुराता था, और दूसरी तरफ 11,000 करोड़ रुपए का मालिक, 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद। मतलब जमीन से आसमान तक का ये सफर वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। देखिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ। 1986 आते आते वो यूपी के उन पहले लोगों में से था जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा, और इसके सिर्फ 3 साल बाद 1989 में वो चुनाव जीतकर विधायक बन गया। अब जुर्म की इस दुनिया में उसका एक उस्ताद भी था। नाम था चांद बाबा। और चांद बाबा की खासियत थी क्रूड बम बनाना। कहते हैं अतीक ने उसी से न सिर्फ बम बनाने का हुनर सीखा, बल्कि ये भी समझा कि जुर्म और सियासत को मिलाकर कैसे एक अपराजय ताकत बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जब अतीक अहमद अपनी ताकत के शिखर पर था। ये वो वक्त था जब उसके लिए जुर्म और सियासत एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए थे। उससे एक तरह की कह सकते हैं इम्प्यूनिटी मिल गई थी। ये यकीन हो गया था कि कानून उसे छू भी नहीं सकता। यहीं पर बाहुबली शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बाहुबली का मतलब सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं होता। बाहुबली वो है जिसके पास इतना बल, यानी इतनी ताकत हो कि कानून और अदालतें उसके सामने बेबस दिखने लगें। ये लोग अक्सर उन जगहों पर ताकतवर होते हैं जहां सिस्टम कमजोर होता है। वो एक तरह की पैरेलल सरकार चलाते हैं। कभी कभी तो एक रॉबिन हुड वाली इमेज बनाकर वोट भी हासिल कर लेते हैं। इसका खौफ किस हद तक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कहते हैं कि 10-10 जजों ने उसके केस की सुनवाई करने से ही मना कर दिया था। और गवाहों का क्या होता था? या तो वो गायब हो जाते, या अदालत में आके अपनी बात से मुकर जाते, या फिर उनकी अचानक मौत हो जाती। ये एक आम बात हो गई थी। और इस बेखौफ दौर का सबसे कुख्यात मामला था राजूपाल का मर्डर। ये वो केस था जिसने सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था। तो हुआ ये कि राजूपाल नाम के एक नेता ने चुनाव में अतीक के भाई को हरा दिया। ये बात अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद राजूपाल पर जानलेवा हमले हुए 2 बार, लेकिन वो बच गए। फिर उनकी शादी हुई, और शादी के सिर्फ 9 दिन बाद दिन दहाड़े बीच सड़क पर उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। राजूपाल को 19 गोलियां मारी गईं। लेकिन इस पूरी वारदात का एक चश्मदीद गवाह था, राजूपाल का दोस्त और वकील उमेश पाल। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही एक गवाह सालों बाद अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है। सालों के खौफ और दबदबे के बाद आखिरकार वो वक्त आया जब सिस्टम ने, व्यवस्था ने पलटवार करना शुरू किया। ये नंबर देखिए, 1
100 से ज्यादा क्रिमिनल केस में से सिर्फ एक केस था जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई, और वो भी कब? मार्च 2023 में, उसकी मौत से बस कुछ ही दिन पहले। और केस कौन सा था? वही उमेश पाल के अपहरण का मामला। और फिर आई 24 फरवरी 2023 की तारीख। इस दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो गवाह उमेश पाल इतने सालों से लड़ रहा था, उसकी उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार एक फर्क था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और फुटेज ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। बस यहीं से उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उमेश पाल की हत्या के बाद अगले 50 दिन किसी फिल्म की तरह बीते। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले 2 हमलावर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। फिर 13 अप्रैल को अतीक का बेटा असद भी एक एनकाउंटर में मारा गया। और फिर ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को खुद अतीक और उसके भाई अशरफ की कहानी भी खत्म हो गई। और उसकी मौत भी उतनी ही नाटकीय हुई जितनी उसकी जिंदगी थी। 15 अप्रैल 2023 पुलिस कस्टडी में मीडिया के कैमरों से घिरा हुआ अतीक और उसके भाई को 3 लड़कों ने गोलियों से भून दिया। और ये सब कुछ लाइव टेलीविजन पर हुआ। अतीक की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल कि जो हुआ वो न्याय था या बदला। अब जरा हमलावरों के बारे में सोचते हैं। कहने को तो वो 3 छोटे मोटे क्रिमिनल थे, अलग अलग शहरों से। उनका मकसद बताया गया कि वो मशहूर होना चाहते थे। लेकिन उनके पास लाखों रुपए की इम्पोर्टेड टर्किश पिस्टलें कहाँ से आईं? पत्रकार बनकर इतना प्लान्ड हमला कैसे किया? और सबसे बड़ी बात, उनके आने जाने, रहने और इन महंगे हथियारों का खर्चा किसने उठाया? और ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। ये 3 लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक साथ कैसे आए? इन्हें मिलिट्री ग्रेड की विदेशी पिस्टलें किसने दी? और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें ये पक्की खबर किसने दी कि अतीक को देर रात मेडिकल के लिए ठीक उसी जगह उसी वक्त लाया जाएगा? क्या ये सब सिर्फ इन 3 लड़कों ने किया या इनके पीछे कोई और भी था? ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि जब आप सिस्टम में एक बार बंदूक ले आते हैं तो आप उसे किसी को दे तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस बंदूक पर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो बंदूक किसके खिलाफ चलेगी, ये कोई नहीं जानता। और आखिर में हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अतीक अहमद की पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंसाफ का सिस्टम, हमारी अदालतें बहुत धीमी या टूटी हुई नजर आने लगती हैं, तो क्या स्ट्रीट जस्टिस या सड़क पर होने वाला इंसाफ एक खतरनाक ही सही पर एक विकल्प बन जाता है? और अगर हाँ, तो एक समाज के तौर पर यह हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है?